नमस्कार, आदाब। मैं शर यासिर, स्वागत है आपका सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। अब देखते हैं मुख्य समाचार। तेलंगाना में कांग्रेस सरकार ने राज्य के गठन के लिए महत्वपूर्ण बलिदान देने वाले कवियों को पहचानने और सम्मानित करने की योजना की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने सचिवालय में इन कवियों के समर्थन के लिए सरकार के पहल को साझा किया है। गुंडाजया, गद्दार, बंदी यादगिरी, अंदेसरी, गुरेती वेकन्ना, सुदाला अशोक तेजा, जयराजू, पशम यादगिरी और एक्का यादगिरी राव जैसे प्रमुख कवियों और उनके अमूल्य योगदान के लिए स्वीकार किया गया है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि सरकार प्रत्येक मान्यता प्राप्त कवि को 300 वर्ग गज का प्लॉट, 1 करोड़ रुपए का नगद इनाम और अभिनंदन पत्र प्रदान करेगी। सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा है कि ये कवि तेलंगाना की आत्मा की प्रतिनिधित्व करते हैं और हमारे संघर्ष में सहायक रहे हैं। उनके बलिदान स्थायी मान्यता के पात्र हैं। निजामाबाद के भाजपा सांसद धर्मपुरी अरविंद ने राज्य सरकार पर निजामाबाद हवाई अड्डे के लिए अनिवार्य मंजूरी जारी करने में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है, जबकि केंद्र सरकार ने सर्वेक्षण पूरा कर लिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी बुनियादी प्रशासनिक दक्षता के साथ सरकार चलाने में विफल रहे हैं। मंगलवार को यहाँ संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए सांसद ने जिलों में कामों की समीक्षा करने और जमीनी स्तर पर स्थिति और अधिकारियों के काम करने के तरीके पर प्रतिक्रिया प्राप्त करने में विफल रहने के लिए सीएम की आलोचना की। उन्होंने राज्य सरकार पर केंद्रीय योजनाओं के अपने हिस्से के रूप में राज्य को आवंटित केंद्रीय धन को डायवर्ट करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने निजामाबाद में निर्मित और आरओबी के लिए ठेकेदारों को बिलों का भुगतान करने की मांग की। तेलंगाना हाईकोर्ट की न्यायाधीश वी विजयसेन रेड्डी ने पुलिस को बीआरएस नेता और हुजूराबाद विधायक पाडी कौशिक रेड्डी का मोबाइल फोन वापस करने का आदेश दिया है, जो उनके खिलाफ एक मामले की जांच के दौरान 6 दिसंबर को जब्त किया गया था। न्यायाधीश ने इस बात पर जोर दिया कि मामले में कोई महत्वपूर्ण गंभीरता नहीं थे, जिससे फोन वापस करने का फैसला लिया गया है। अदालत विधायक रेड्डी द्वारा दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिन्होंने अपने आईफोन 14 प्रो मैक्स को वापस करने की मांग की थी। उनके वकील टीबी रमना राव ने तर्क दिया है कि मसाब टैंक और बंजारा हिल्स के पुलिस अधिकारी 5 दिसंबर को 50 कर्मियों की एक बड़ी टुकड़ी के साथ रेड्डी के आवास में जबरन घुस गए, जिससे अशांति पैदा हुई। इस घटना के दौरान रेड्डी का फोन बिना सहमति के ले लिया गया था और तब से उन्हें वापस करने से इनकार कर दिया गया है। अदालती कार्रवाई के जवाब में गृह के सरकारी वकील ने कहा कि रेड्डी और उनके समर्थकों ने पुलिस स्टेशन में विघटनकारी व्यवहार किया था, अधिकारियों को उनके कर्तव्य का पालन करने में बाधा डाली थी। नतीजतन उन्होंने उनके मोबाइल फोन की जब्ती को उचित ठहराया, ये दावा करते हुए कि इससे राज्य के कथित षड्यंत्रकारी कार्रवाइयों के जांच के हिस्से के रूप में डेटा पुनर्प्राप्त करने के लिए फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में भेजा गया था। कोर्ट ने इस मामले पर आगे की सुनवाई 12 दिसंबर के लिए तय की है। भाजपा कामारेड्डी विधायक अटिपल्ली वेंकट रमना रेड्डी ने 5 रियल एस्टेट एजेंटों के खिलाफ कई शिकायतें दर्ज कराई हैं, जिन पर कथित तौर पर झीलों पर अतिक्रमण कर ऊंची इमारतें, ग्रेडेड विला और हैदराबाद के आसपास अन्य व्यवसाय की इमारतें बनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने बुद्ध भवन में हैदराबाद आपदा प्रतिक्रिया संपत्ति निगरानी और संरक्षण एजेंसी आयुक्त एवी रंगनाथ से उनके ऑफिस में मुलाकात की और प्रणव ग्रो पार्क, फिनिक्स, कैंडूर स्काईलाइन, प्रेस्टीज सिटी और वज्रम स्कोरा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। विधायक ने आरोप लगाया कि प्रणव ग्रो पार्क ने मिर्चल मल्काजगिरी जिले के डुनिंगल गढ़ी में सम्मा मंडल के गगलापुर गाँव में 70 एकड़ और 20 गुंडा क्षेत्र में विला का निर्माण किया। न केवल सर्वेक्षण संख्या 203 में उस्मान गुंटा की 20 एकड़ और 9 गुंटा झील भूमि पर अतिक्रमण किया, बल्कि झील को प्रणव ग्रोव निजी झील नामक एक निजी झील के रूप में आवासीय विला परियोजना में शामिल कर लिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि तेलंगाना जल भूमि और वृक्ष अधिनियम 2022 का अधिनियम संख्या 10 और तेलंगाना झील संरक्षण मानदंडों का उल्लंघन है, जो कि जल निकायों में और उसके आसपास निर्माण गतिविधियों को प्रतिबंधित करते हैं। पूर्व सांसद वी विनोद कुमार ने कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई योजना के तहत मेदिगड्डा बैराज के कुप्रबंधन के लिए रेवंत रेड्डी सरकार की आलोचना की, जिसके परिणाम स्वरूप यासंगी फसल के मौसम के लिए पानी की कमी का खतरा पैदा हो रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने श्री राम सागर परियोजना चरण 1 और चरण 2 के तहत संभावित पानी की कमी का हवाला देते हुए किसानों को खेती का क्षेत्र कम करने के लिए कहकर संकट में छोड़ दिया है। विनोद कुमार ने चिंता जताई कि हजारों टीएमसी पानी नीचे की ओर बहने के बावजूद किसानों के लिए सिंचाई का पानी सुनिश्चित करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने पर्याप्त पानी उठाने और यासंगी फसल को सुरक्षित करने के लिए मेदिगड्डा बैराज की मरम्मत नहीं करने के लिए राज्य सरकार में गलती पाई है। विनोद कुमार ने कहा है कि ये प्रशासन की पूरी विफलता है। उन्होंने कांग्रेस की कहानी को पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और ऐतिहासिक कालेश्वरम परियोजना को बदनाम करने का प्रयास बताया है।
टॉलीवुड अभिनेता और प्रमुख फिल्मी परिवारों में से एक मंजू फैमिली के घर में हो रहे विवाद को कवर करने के एक रिपोर्टर पर एक्टर मोहन बाबू ने हमला कर दिया है। इस हमले में रिपोर्टर घायल हो गया है और गंभीर चोटें आई हैं। उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। उसके चेहरे की हड्डी 3 जगह से टूट गई है। इस बीच पुलिस अस्पताल पहुंची और रिपोर्टर से बातचीत कर पूरे मामले की जानकारी ली। वहीं आज सुबह 10:30 बजे पुलिस की जाँच के लिए मोहन बाबू को पेश होना था, लेकिन वो हाई BP की दिक्कत बताकर अस्पताल में एडमिट हो गए। मोहन बाबू को गच्चीबावली के निजी अस्पताल में जनरल फिजिशियन कार्डियोलॉजिस्ट की निगरानी में रखा गया है। उनकी कोशिश है कि जितना हो सके पुलिस की जांच को टाला जाए। मोहन बाबू पर भारतीय न्याय संहिता यानी BNS की धारा 118 के तहत 3 केस दर्ज किए गए। ये धारा उस समय लगाई जाती है जब आरोपी खतरनाक हथियार या किसी साधन से गंभीर चोट पहुंचाता है या फिर पीड़ित को जानबूझकर नुकसान पहुंचाता है। दोषी पाए जाने के बाद 3 साल तक की कैद और 20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने इस बात पर जोर दिया है कि हर संकट बढ़ोतरी और विकास के अवसर पैदा करता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि प्रभावी नेतृत्व सकारात्मक परिणाम उत्पन्न करने के लिए इन संकटों का फायदा उठाने के बारे में सोच रहा है। चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि जन जागरूकता लोकतंत्र की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और सरकारी नीतियों पर चर्चा के लिए सम्मेलन के महत्व को रेखांकित किया है। उन्होंने टिप्पणी की कि हालांकि तत्काल परिणाम हमेशा नहीं मिल सकते, निरंतर प्रयासों से महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की जा सकती हैं। मुख्यमंत्री ने प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत के बजाय स्मार्ट काम की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने केंद्र सरकार के वित्तीय पोषण के साथ पिछली चुनौतियों को स्वीकार कर लिया, लेकिन इस बात पर जोर दिया है कि सरकार ने 20 लाख लोगों के लिए नौकरियों के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से 20 नई नीतियां पेश की। उन्होंने 2027 तक पोलावरम परियोजना को पूरा करने की सरकार की प्रतिबद्धता की भी पुष्टि की है और एक बार में 3 महीने के लिए पेंशन प्रदान करने के लिए एक नई नीति पर प्रकाश डाला है। मथुरा शाही मस्जिद समिति प्लेसेस और वर्शिप एक्ट 1991 को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। कमेटी ने अदालत से एक्ट को चुनौती देने वाली याचिकाओं में हस्तक्षेप करने की मांग की। समिति का कहना है कि वो इस मामले में एक आवश्यक पक्ष है क्योंकि निर्णय का इस पर असर पड़ेगा, लिहाजा उसे भी पक्षकार बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट कल मामले की सुनवाई करेगा। कुछ दिन पहले ज्ञानवापी मस्जिद कमेटी ने भी इस मसले पर हस्तक्षेप अर्जी दाखिल की थी। मथुरा में मंदिर मस्जिद विवाद की जड़ में कुल 13.37 एकड़ जमीन का मुद्दा है। तकरीबन 11 एकड़ जमीन पर श्री कृष्ण मंदिर बना हुआ है, जबकि 2.37 एकड़ जमीन पर शाही ईदगाह मस्जिद बनी हुई है। हिंदू पक्ष शाही ईदगाह मस्जिद की जमीन पर भी अपना दावा करता है। हिंदू पक्ष का कहना है कि श्री कृष्ण जन्मस्थली पर बने प्राचीन केशवनाथ मंदिर को तोड़कर शाही ईदगाह मस्जिद को बनवाया गया है। इस मस्जिद को औरंगजेब ने 1669-70 में बनवाया था। हिंदू पक्ष ने कहा है कि औरंगजेब ने 1670 में मंदिर तोड़वाकर अवैध तरीके से कब्जा कर मस्जिद को बनवाया था। वहीं इस मामले में मुस्लिम पक्ष का कहना है कि इतिहास में मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने के सबूत नहीं है, तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। वहीं उधर इलाहाबाद हाई कोर्ट में वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने के सर्वे की मांग वाली याचिका पर 17 दिसंबर को सुनवाई होगी। वाराणसी की अदालत में श्रृंगार गौरी पूजा वाद में वादकारियों में से एक राखी सिंह द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की अदालत कर रही है। महाराष्ट्र के परभणी में एक अज्ञात व्यक्ति की ओर से संविधान का अपमान किया गया, जिसके बाद हिंसा भड़क गई। इस दौरान कई इलाकों में आगजनी की घटना सामने आई है। आंदोलनकारियों की मांग है कि संविधान का अपमान करने वाले लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए। स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागे गए। एहतियातन इंटरनेट बंद कर दिया गया है। साथ ही BNSS की धारा 163 लागू कर दी गई। इस बीच वंचित बहुजन अघाड़ी के प्रमुख प्रकाश अम्बेडकर ने भी मामले में अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा है कि परभणी में जातिवादी मराठा उपद्रवियों की ओर से बाबा साहब की प्रतिमा पर भारतीय संविधान की धज्जियां उड़ाना बहुत ही शर्मनाक है। ये पहली बार नहीं है जब बाबा साहब की प्रतिमा या दलित पहचान के प्रतीक पर इस तरह की तोड़फोड़ की गई। उन्होंने कहा है कि BVA परभणी जिले के कार्यकर्ता सबसे पहले घटनास्थल पर पहुंचे और उनके विरोध प्रदर्शन के कारण पुलिस ने FIR दर्ज की और उपद्रवियों में से एक को गिरफ्तार किया है। मैं सभी से कानून और व्यवस्था बनाए रखने का अनुरोध करता हूँ। अगर अगले 24 घंटों के भीतर सभी उपद्रवियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो परिणाम भुगतने होंगे। भारत में फिलिस्तीन के राजदूत ने आज कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी से मुलाकात की। उन्होंने प्रियंका गांधी को वायनाड लोकसभा चुनाव में जीत के बधाई दी। प्रियंका गांधी केरल की वायनाड सीट से जीत कर पहली बार लोकसभा पहुंची हैं। इस मुलाकात में प्रियंका गांधी ने स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए फिलिस्तीनी लोगों के संघर्ष के लिए अपने समर्थन की बात कही है। उन्होंने कहा कि वो बचपन से फिलिस्तीनी हितों के लिए जी रही हैं और इसके न्याय में विश्वास करती हैं। इसके अलावा उन्होंने बचपन में फिलिस्तीनी नेता यासिर अराफात की भारत यात्रा के दौरान कई बार पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, राजीव गांधी से मुलाकात का भी जिक्र किया है। इस दौरान प्रियंका गांधी ने गाजा में चल रही इजरायली सैन्य कार्रवाइयों की निंदा की और क्षेत्र में विनाश और तबाही के लिए गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि मैं हर उस माँ के प्रति संवेदना व्यक्त करती हूँ जिसने अपना बच्चा खोया है। प्रियंका ने गाजा में संकट को संबोधित करने में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चुप्पी की भी आलोचना की है।
साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत, बाकी खबरों के लिए आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।